हाय गाइस, वेलकम बैक टू संतोषी आईएएस। आशा है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और ये वीडियोस के ज़रिए अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ के साथ सिनॉप्सिस तैयार कर रहे होंगे और इनके ज़रिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ज्योग्राफी के, प्लस उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए इसी के साथ अपना पहला सवाल शुरू करते हैं, जो कि पूछा गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ये पूछा गया है, कौन सा कथन जो दिया गया है नीचे सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो हमारी डिमांड यही रहेगी, व्हाट आर नॉट ट्रू अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पूरा जो रीजन है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ये जो जहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इसके अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू ये भी आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये मेघालय प्लेट्यू का ये पार्ट दिख रहा है, ये मेघालय प्लेट्यू है। ये भी एक्सटेंशंस है किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 मीटर्स। तो 1000 से 1500 मीटर की उसकी जो एवरेज हाइट है वो कह रहा है। ये कथन एकदम गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो इसकी एवरेज हाइट है वो करीबन करीबन है 600 से 900 मीटर के बीच में। 600 से 900 मीटर के बीच में इसकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसकी एवरेज हाइट है, और सबसे लोएस्ट हाइट ही इसकी करीबन 150 मीटर है। ठीक है, लोएस्ट हाइट रहेगी इस ईस्टर्न घाट्स के साइड में, इस रीजन में, और हाईएस्ट रहेगी इधर वेस्टर्न घाट्स की साइड में। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो इस तरीके से है, वेस्ट से ईस्ट की साइड में स्लोप है। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ये इंडियन प्लेट्यू का जो रीजन है, यहाँ रीयूनियन आइलैंड से होके आ रहा था। ठीक है, तो वहीं से जो डेक्कन लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे जैसे ये पेनिनसुलर प्लेट्यू री यूनियन आइलैंड से पास हो रहा था, अलग किससे हुआ था? अफ्रीका से। ठीक है, और ये किस प्लेट के ऊपर आता है? इंडो ऑस्ट्रल प्लेट के ऊपर आता है। जो प्लेट्स हैं हमारी, जो अर्थ के मैग्मा के ऊपर चल रही हैं, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, और ऊपर किससे टकराया था? यूरेशियन प्लेट, ये जो है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो रीयूनियन आइलैंड से आ रहा था, यहीं पे मैग्मा था जो इसके ऊपर जमा होता गया। ठीक है, वही डेक्कन प्लेट्यू की फॉर्म में जमा हुआ था, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो करीबन इस जगह पे था 60 से 65 मिलियन ईयर्स एगो। ये एज भी कई बार PYQs में पूछी गई है। आप जाओगे तो देखोगे कि पूछा गया कि किस एज के अराउंड ये जो है वो रीयूनियन आइलैंड से पास हो रहा था। ठीक है, तो हमारा ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन जो है, इसका स्लोप हो गया वेस्ट से ईस्ट पे। तो जब ये यहाँ पहुँचा इस जगह पर जो प्रेजेंट लोकेशन है इसकी, ठीक है, तो इसके जो नीचे से यहाँ से रीयूनियन आइलैंड से जो यहाँ पे मैग्मा का वो निकल रहा था, तो जब बीच में डेंट पड़ा, इसमें इस तरीके से एक डेंट पड़ा, एक फ्रैक्चर पड़ा, जिसकी वजह से वेस्टर्न फ्लैंक जो इसका वेस्ट पार्ट था वो इस तरीके से सिंक हुआ, और जो ईस्ट पार्ट था इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से जो है प्लेट्यू का इसकी फिजियोग्राफी हो गई, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका स्लोप हो गया। ठीक है, वेस्ट की ओर ज़्यादा हाई है, ईस्ट की ओर थोड़ा सा कम हाई है। तो सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है, हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बात सही है, इस पठार की जो ऊंचाई है सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, तो जितने भी पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स के लिए क्या होता है? पोर्ट्स के लिए आपको चाहिए होती है ऐसी जगह जहाँ पे आप कोस्ट पे, ये जो कोस्ट है, ये जो लाइन दिख रही है ये कोस्ट होती है, यहाँ सबसे करीब से करीब पहुँच सको। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, अब यहाँ इस जगह पे जल्दी आसानी से आ पाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ कोस्ट
कोस्ट जो है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि रिवर्स जो आती हैं इस रीजन में वो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लाती हैं वो ज़्यादा बड़ी लेंथ में फैला पाती हैं, ज़्यादा बड़ी लेंथ में फैला पाती हैं। उससे क्या होता है, जो कोस्ट की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, और जो हमारे पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बन पाते। तो हम देखेंगे जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया के अंदर, उससे ज़्यादा हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे फेवरेबल लोकेशन है पोर्ट्स बनाने की। ठीक है, हालांकि पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट पर भी हैं, पर फेवरेबल लोकेशन जो है वो वेस्टर्न घाट्स है वो है। इसमें देखो क्यों है, तो इस तरीके से मान लो ये पूरी माउंटेन रेंज है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो जल्दी से एकदम स्पीड में आती हैं, और जो सी है अरेबियन सी, ठीक है, उसके अंदर मिल जाती हैं। उससे क्या होगा, इसकी जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो इसकी डेप्थ में चले जाते हैं अरेबियन सी की। ठीक है, और लंबा कोस्ट नहीं बना पाते। जो कोस्ट की जो लेंथ होती है वो थोड़ी छोटी होती है, जो बीचेस होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, बीचेस की जो लेंथ होती है। यहाँ भी बीचेस की जो लेंथ है वो बड़ी होगी। तो यही डिफरेंस है, और जहाँ भी बीचेस की लेंथ छोटी हो रही है वहाँ जो है वो पोर्ट बनाने की जो पॉसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा होती है, हाई पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो फेवरेबल होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सकें, जो शिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके कोस्ट के, ठीक है, लैंड के। उससे क्या होगा, वहाँ पे ट्रेड जो है वो इजी हो जाएगी, सामान को ले जाना आना वो है इजी हो जाएगा, सामान को यहाँ से लोड करना अनलोड करना वो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो ठीक है कि जो इसका स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ऑन इट्स ईस्ट देयर आर गिर रेंज एंड ऑन द वेस्ट देयर आर राजमहल हिल्स। इसकी पूर्व में गिर की श्रेणी है और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियां हैं। एक्चुअली में हम क्या देखते हैं, ये देखो पेन चेंज करते हैं फिर हम देखते हैं। पॉइंट कह रहा है हमसे कि ईस्ट में गिर है और वेस्ट में राजमहल है। ठीक है, ईस्ट में गिर बता रहा है वो और वेस्ट में राजमहल बता रहा है। तो गिर जो है वो आता है यहाँ गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर आता है गिर। ठीक, राजमहल आता है यहाँ झारखंड के अंदर, झारखंड की साइड आता है राजमहल, राजमहल। ठीक है, और इसका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, उसका जो हम नदर्न एक्सटेंशन देखेंगे, जो जहाँ पे नदर्न एरिया में जहाँ तक जाता है वो जाता है दिल्ली रिज तक, दिल्ली रिज तक, यानी कि अरावलीज के थ्रू। तो ये अरावलीज का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये अरावलीज का है दिल्ली रिज। तो नॉर्थ में दिल्ली रिज यानी कि दिल्ली तक, वेस्ट में गुजरात के गिर तक, गुजरात में आता है गिर वहाँ वेस्ट तक, ईस्ट में राजमहल तक। ठीक है, साउथ में जाएंगे तो यहाँ आ जाता है कार्डमम, सबसे साउथ में कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, और सबसे साउथ में। तो ये एक्स्ट्रा नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट इसका एक्सटेंशन है। तो इसने ये उल्टा कर दिया है बस, तो इस वजह से ये पॉइंट भी हमें गलत है, हमसे पूछा गया था नॉट ट्रू। तो अक्सर क्या करते हैं हम कि हमें आंसर पता चल गया, अभी इसमें एग्जामिनर को एक और पॉइंट, एक गेम खेल लेता है। क्या करता है, अगर ये यूपीएससी होता तो यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करता है ओनली 2 भी डाल देता, ओनली 2। उसमें क्या होता कि सिर्फ दूसरा वाला सही है, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड को ऑप्शन को छोड़ के सेकंड सही करके आगे बढ़ जाते हैं। पर हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 1 और 3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आप कभी भी ना करते होगे सवाल तो गलत अक्सर इसी वजह से हो जाते हैं कि हमसे पूछा गया होता है ट्रू और हम नॉट ट्रू करके चले जाते हैं। नॉट ट्रू तो रेयर केस में होता है, अपोजिट हम करते हैं, जब नॉट ट्रू पूछा गया हो ट्रू करके हम चले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना और एक्सटेंशन याद रखना। पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ में दिल्ली रिज, वेस्ट में गुजरात का गिर रेंज और गिर फॉरेस्ट भी है, ईस्ट में जाएंगे राजमहल तक। ठीक है, तो ये रहेगा इसका पैटर्न। सेकंड सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। निम्नलिखित में से
कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मेघालय अभी मैंने बताया था, ये आता है मेघालय का पठार, जो कि एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, अपने आप में पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये एक्सटेंशन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, इसके अंदर 3 रेंजेस आते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, अब ये देखो, बूडान हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये तीनों की तीनों इसका पार्ट हैं। हमसे यही पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल है, जो कि बीपीएससी ने पूछा था 2018 के अंदर, कि कौन सा जो है कौन सा जो हिस्सा है, कौन सी हिल है, वो इसका पार्ट नहीं है। आसानी से हम बता सकते हैं कि ये जो है वो पार्ट है किसका, गारो, खासी जो है, ये तीनों इसका पार्ट है। और भूडान, भुवन हिल्स जो है, भुवन हिल्स जो है इसका पार्ट नहीं है। एक्चुअली में जो भुवन हिल्स जो है, भुवन हिल्स जो है वो आती हैं असम के अंदर, असम के अंदर आता है। और असम में किसके अंदर आता है, बराक वैली के अंदर, बराक वैली के अंदर आता है असम के अंदर। ठीक है, गारो खासिया हमें पता थी, गारो खासी जयंतिया, इसी से सिंपल इजी आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दंडकारण्य, दंडकारण्य स्थित है कहाँ पर, ये हमें लोकेशन बतानी है कि दंडकारण्य जो रीजन है इंडिया के अंदर, ये दिख रहा होगा आपको मैप में, ये कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़, एमपी, आपको इस लोकेशन से कहीं दिख रहा है कि ये एमपी के अंदर होगा। ठीक है, नहीं, ये आ रहा है कहाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यही हमारा सही उत्तर होगा। झारखंड, उड़ीसा, झारखंड ऊपर आ जाएगा इस जगह पे। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड दोनों ही अपार्ट, पोल्स अपार्ट हो गए। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, उसके बीच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आ रहा है, फिर झारखंड आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो कहीं से भी सही होने वाला नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, एमपी भी बहुत दूर है, झारखंड और उड़ीसा नहीं है, ऑप्शन सही हमारा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दंडकारण्य रीजन है क्या एक्चुअली में, तो दंडकारण्य रीजन जो है करीबन स्टेट ऑफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा आता है इसका, देखो साउथ में आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी आता है थोड़ा सा, नदन पार्ट में, आंध्र प्रदेश के नदन पार्ट में आ रहा है, और ये महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट में आ रहा है, और तेलंगाना के भी कुछ पार्ट में आ रहा है। यहाँ तेलंगाना आ रहा है, कुछ हिस्सा यहाँ पे इसका आंध्र प्रदेश का भी आ रहा है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे आ रहा है महाराष्ट्र का। ठीक है, मेजर जो पार्ट है वो उड़ीसा और साथ में छत्तीसगढ़ का आ जाता है। ठीक है, ये दंडकारण्य रीजन ही जो है जहाँ भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ जो है वहाँ रुके थे, अपने 14 साल के वनवास के दौरान इस दंडकारण्य जंगल में रुके थे। ठीक है, यहीं पे गोंडा ट्राइब्स जो है, गोंड्स जो है, वो यहीं मिलते हैं इसी रीजन के अंदर। ठीक है, लॉर्ड राम एग्जाइल के टाइम पे इसी रीजन के अंदर रुके थे। ठीक है, दंडकारण्य जंगल के अंदर, यहीं पे आते हैं दंडकारण्य फॉरेस्ट। ठीक है, दंडका फॉरेस्ट और दंडकारण्य फॉरेस्ट आते हैं इसी रीजन के अंदर, भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के दरमियान रुके थे। ठीक है, इसी के साथ ये सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, ये यूपीपीसीएस ने पूछा था 2008 के अंदर। आगे चलते हैं हम। देखो आईएएस के अंदर एक सवाल आया था और उसमें पूछा गया था कि लोकेशंस मार्क कर दी थी ABCD करके मैप के ऊपर। ठीक है, और उसमें से क्या करता है यूपीएससी, लोकेशन मार्क करने के बाद हमसे पूछता है कि कौन कौन से जो रीजन हैं जो दिए गए हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं। तो ऑप्शन दे देता है 4, और वो हमें अरेंज करने होते हैं अकॉर्डिंगली, ABCD के अकॉर्डिंग। तो इसमें वो मैप में इसके अंदर नहीं आ रहे, मैं आपको बना के दे देता हूँ। तो ये A दिया गया था, ठीक है, ये उसके आगे जाएंगे तो ये B दिया था, ये C दिया था उसने, और ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये दिया था D। ठीक है, तो ये 4 रीजन दिए गए थे। तो हम देखते हैं, पहला दे रखा है रिफ्ट वैली रीजन, ठीक है, दूसरा है छत्तीसगढ़ प्लेन, तीसरा रेंज शेडो रीजन, और चौथा छोटा नागपुर प्लेटू। 4 पॉइंट दे रखे हैं हमें, चारों को अरेंज करना है, ये चारों लोकेशंस हैं उनके बिहाफ पर। ठीक है, अब आप देखो, ये जो नर्मदा है, नर्मदा फ्लो करती है किस में, नर्मदा वैली के अंदर। नर्मदा वैली अपने आप में एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली यानी कि दो ब्लॉक माउंटेन्स के, 2 ब्लॉक माउंटेन इस तरीके से होते हैं,
इस तरीके से होते हैं ब्लॉक माउंटेन, और उनके बीच में एक रिफ्ट होती है, एक गड्ढा होता है, ठीक है, एक गैप होता है दो माउंटेन्स के बीच में, उसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। दो माउंटेन्स के बीच में एक गैप होता है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, और नर्मदा उसी रिफ्ट वैली के अंदर से गुजरती है। नर्मदा और तापी भी दोनों के दोनों रिफ्ट वैली में से गुजरती हैं। तो ए तो जो है वो रिफ्ट वैली रहने वाला है, रिफ्ट वैली रीजन रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन रिफ्ट वैली जहाँ जहाँ आ रहा है उसको ले लो। बाकी छत्तीसगढ़ प्लेन तो ए में हो ही नहीं सकती, छत्तीसगढ़ आता ही इसी रीजन के अंदर। ठीक है, ये सिंपल हो गया हमारा, आसानी से निकाल सकते हैं हम इसको। तो सी बी ऑप्शन को हटा दो जहाँ पे छत्तीसगढ़ प्लेन को पहले दे रखा है, प्लस डी ऑप्शन को हटा दो जहाँ जहाँ भी छत्तीसगढ़ प्लेन दे रखा है। तो टेक्निक्स जो है एलिमिनेशन वाली सबसे पहले अप्लाई किया करो, जहाँ भी अप्लाई हो रही है कर दो, ठीक है। जहाँ नहीं हो रही है ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे हम क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम सवालों को आसान बना सकते हैं करने के लिए, ठीक है। अभी जहाँ अप्लाई हो रही है वहाँ पे कर दो, ठीक है। अच्छा बी देखो, यहाँ पे हमारा जो आता है छत्तीसगढ़ का रीजन आता है, तो ये छत्तीसगढ़ की प्लेन्स हो गए, ये पूरा जो है ये रीजन जो है छत्तीसगढ़ की प्लेन्स हो गए, और ये जो है हमारा ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू CNP जो है ये रीजन हो गया हमारा, ठीक है। तो बी वाला क्या हो गया, छत्तीसगढ़ प्लेन्स, देखो यहाँ पे दे रखा है बी छत्तीसगढ़ प्लेन्स, सही है। सी जो है वो क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू CNP दे रखा है, तो ये इसने बोला है रेन शेडो रीजन, नहीं ये नहीं है। तो हमारे ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू, यही आंसर होगा हमारा। बट हम देखते हैं रेन शेडो रीजन अगर डी है तो वो क्या होता है, और ये आता कहाँ पे है, सी, ठीक है। इसका आंसर तो सी रहने वाला है। तो अब रेन शेडो रीजन क्या होता है, रेन शेडो रीजन ये क्या होता है कि एक रीजन है, कोई भी माउंटेन है या फिर कुछ भी है, कोई पठार हो, कुछ भी हो, अगर एक साइड से बरसात आ रही है, ठीक है, मान लो इस साइड से बरसात आती है तो इस साइड से बच जाती है, ठीक है, यहाँ पे बरसात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ हो जा रही है वो, तो उसी को बोल देते हैं रेन शेडो रीजन, ठीक है। अब महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट का जो, ये अगर वेस्टर्न घाट से पूरा, तो उसका वेस्ट साइड ये हो गया, ईस्ट साइड ये हो गया, जो ईस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट का, ठीक है, वो जो है वो रेन शेडो रीजन का हिस्सा है। तो डी है वो रेन शेडो रीजन है हमारा, यही है जो जो हिस्सा रेन शेडो यानी कि छाँव, बरसात की छाँव, यानी कि बरसात वहाँ आ नहीं रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो भी वेस्टर्न घाट है उसके ईस्ट साइड में जो है बरसात नहीं आती है, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं वो उसको रोक लेते हैं। और वेस्टर्न अभी हमने देखा भी था, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हायर है, हाइट में ऊंचे हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये भी देखा था कि जो इस पेनिनसुलर प्लेटू का स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट है, ठीक है। इसी हिसाब से रिफ्ट वैली रीजन हो गया हमारा, छत्तीसगढ़ प्लेन्स हो गए, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ठीक है, और रेन फॉरेस्ट और रेन शेडो रीजन हो गया हमारे, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है छोटा नागपुर पठार का यह भाग जो है सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्यों है। तो हमसे पूछा गया है कि जो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो सबसे अधिक घनी आबादी वाला छोटा जो है क्यों है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ क्यों है। और इसके अंदर जो इट जो है यह हुआ, ये धनबाद था, इसके अंदर मिस हो गया है धनबाद, बोला है धनबाद जो है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया धनबाद ही क्यों है, ठीक है। ये हमें बताना है क्यों है, क्योंकि देखो धनबाद जो है, धनबाद धनबाद जो है वो फेमस है कोल्स के लिए, ठीक है। कोल हो, जहाँ भी कोल होगा वहाँ पे लोग रह रहे होंगे, कोल माइनिंग होती होगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे क्या होती है, माइनिंग होती है, लार्ज स्केल पे माइनिंग होती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी होगी उसको माइनिंग करने के लिए, ठीक है। इलीगल माइनिंग भी होती है, तो वहाँ पे ह्यूमंस के ज़रिए होती है, ठीक है। क्या करते हैं वहाँ पे माइंस बनाते हैं, अंडरग्राउंड माइंस, वहाँ पे लोगों को भेजते हैं और कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल को बाहर निकालते हैं वहाँ लोगों को भेज भेज के, ठीक है। क्या होता है, मान लो ये लैंड है और इसके अंदर आपने पूरा जो है किसी भी इलीगल माइन ने क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया और पूरा कोल बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्या होगी, खोखली हो जाएगी ये लैंड, तो ये लैंड है,
ये लैंड तो खोखला हो जाएगा। जैसे ही बरसात आएगी, जैसे ही रेन्स आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी मिट्टी जो है वो एरिया धंस जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये छोटा नागपुर प्लेटू जो रीजन है इस तरीके की चीज़ें फेस कर रहा है। ठीक है, वहाँ की पूरी इकोलॉजी जो है, पूरी इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ये इलीगल माइनिंग के ज़रिए, इलीगल माइनिंग के ज़रिए। ठीक है, इलीगल माइनिंग ही होने वाली है। जो अभी रिसेंट का टॉपिक जो चल रहा है अरावली हिल्स का, जिसमें अरावली हिल्स की डेफिनेशंस चेंज कर दी है। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, जो छोटे पेड़ हैं उस पूरे रीजन को ही फॉरेस्ट से हटा दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो 90% जो है 92% जो है एरिया जो है पूरा अरावलीज का, जब फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के अंदर आएगा ही नहीं, तो पूरा की पूरा जो है वहाँ माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और माइनिंग में इलीगल माइनिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरा एरिया जो है वो, उसकी पूरी इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरे जो अरावलीज हैं। ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो धनबाद जो है इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि उस रीजन में आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर के साथ साथ इसमें देखो, आयरन ओर मिलता है, प्लस उसके साथ साथ मीका भी मिलता है। ठीक है, मीका की भी यहाँ माइनिंग होती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इस रीजन के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं। फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशनल फैसिलिटीज बाय कैनाल्स फ्रॉम द दामोदर रिवर। इस रीजन के अंदर दामोदर रिवर आती है, नो डाउट, पर यहाँ की सॉइल एज सच इतनी फर्टाइल नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अवेलेबिलिटी, और ये उसका रीजन भी नहीं है कि उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, यहाँ के रिसोर्सेज की वजह से। जितने भी यहाँ रिसोर्सेज हैं कोल के और मीका के, इन सब की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन और मीका, कॉपर। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट देख लिया हमने। डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर एक टाई हो सकता है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, सोच भी सकते हो। ये बात सही है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल है, आयरन है, मीका है, कॉपर है, बट अगर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका एक्सट्रैक्शन नहीं होगा इन सारे का, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी। माइनिंग हो रही है, अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है, धनबाद के अंदर माइनिंग हो रही है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी खोली जा रही हैं। आयरन ओर से वहाँ स्टील का भी हो रहा है प्रोडक्शन, बॉक्साइट, स्टील भी जहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से बाहर के जो लोग हैं वहाँ आकर्षित हो रहे हैं धनबाद के लिए। बाहर के जो लोग हैं, तो इन माइग्रेशन हो रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है धनबाद के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस रीजन नहीं है। अगर हमें दो ऑप्शन, अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता तो हम बी ऑप्शन करके आते, क्योंकि सी ऑप्शन दे दिया है, इस वजह से इसका आंसर सी होगा, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है माइनिंग इंडस्ट्रीज का, जिस वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको यूजफुल बनाया जा रहा है, ताकि उनका जो है बाहर आयात किया जा सके। ठीक है, बिजनेस किया जा सकता है इस वजह से। तो सी इसका आंसर ये है। बी और सी में कंफ्यूजन रही होगी, और जिस साल ये आया था उस टाइम पे हुआ भी ये था कि बी और सी में काफ़ी बच्चे गलत भी करके आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना है थोड़ा सा, कि हमें क्या होता है, काफ़ी बार दो ऑप्शंस काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम जो है उस सवाल को गलत कर देते हैं। तो हमें स्मार्ट गेस लगाना चाहिए, और हमेशा क्वेश्चंस में क्या होता है, जब कंफ्यूजन रहती है तो क्लोजेस्ट पॉसिबिलिटी देखा दो, क्लोजेस्ट पॉसिबिलिटी देखा करो, और ये रूल अप्लाई किया करो हमेशा। जित कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं दो, इनमें से सबसे नज़दीकी कौन सा रहेगा और सबसे लॉजिकली सही कौन सा रहेगा, जिसकी वजह से जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है हमारे क्वेश्चन को। सबसे लॉजिकली कौन सा पॉइंट रहेगा जो कि हमारे क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें ये चीज़ देखनी होती है जब हमारे दो ऑप्शंस काफ़ी नज़दीकी होते हैं, जैसे कि बी और सी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे देख बोला गया है, मेघालय प्लेट्यू के बारे में बताया गया है फिर से कि मेघालय का जो पठार है वो भाग है किस चीज़ का, हिमालयन रेंज का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा रेंज का। सतपुड़ा रेंज तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, हिमालयन रेंज भी नहीं है, हमने क्लियरली पढ़ चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है ये। प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका ही ये बढ़ा हुआ हिस्सा था। ठीक है, हुआ क्या था, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था, यहाँ देखो ये राजमहल हिल्स है, यहाँ तक एक्सटेंशन होता है। गजट हिल जो है वो उड़ीसा के अंदर है, ये झारखंड के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा था, ठीक है, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू ये राजमहल हिल्स तक, ये मेघालय भी इसी के अंदर आता था। बट हुआ क्या, जब ये पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू का टकराया था किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो पहले ये टकराया और फिर उसके बाद ये टकराया, तो ये जो रीजन है ये अलग हो गया, इस तरीके से रिफ्ट बन गई, क्योंकि ये हल्का रीजन था, लाइट रीजन था, तो ये रिफ्ट बन गई। इसको बोलते हैं गारो गैप, गारो गैप बोलते हैं, राजमहल गारो गैप, और बोलते हैं इसको राजमहल। इसके ऊपर सवाल भी पूछे गए हैं, राजमहल गारो गैप, गारो गैप। ठीक है, तो ये डेवलप हो गया इस वजह से, जो मेघालय है, मेघालय का प्लेट्यू है, मेघालय का पठार जो है वो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो है प्रायद्वीपीय भारत है उससे, प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। ठीक है, तो पार्ट ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार जो है वो क्या है, एक अग्र ढाल है, इज अ फ्रंट स्लोपिंग है, एक गर्त है, एक पिटफॉल है, एक फुट हिल है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है, एक प्लेन सबलैंड है। तो इसको देखते हैं हम, एक्चुअली में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है क्या। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसको देखते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मेनली झारखंड के अंदर फैला हुआ है, जबकि ये आता उड़ीसा के अंदर भी है, और साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल के अंदर भी आता है, कुछ पार्ट हैं जिसके अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर भी आता है, और थोड़ा सा बिहार के अंदर भी आता है। तो मेनली जो आ रहा है ये झारखंड के अंदर आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मेनली झारखंड करके आता है, दूसरा उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के अंदर। ये दिख रहा है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, पार्श्वनाथ हिल जो दिख रही है, जो जैन्स के लिए इंपॉर्टेंट हिल है, जैनिज्म के लिए, जैन धर्म के लिए। ठीक है, कैमूर रेंज जो है वो हमने देखी थी, किसका एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन है विंध्यास का। ठीक है, ये मैकाल है, ठीक है, यहीं पर अमरकंटक भी है, ये महानदी का बेसिन है। ठीक है, अब छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है वो है रांची प्लेट्यू का, रांची प्लेट्यू उसका स्लोप जो है वो महानदी की साइड थोड़ा सा लाइट स्लोप है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह, मान लो ये कोई भी चीज़ है, अब मैं कहूँ ये तो क्या है, एक स्टीप एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, स्टीप एकदम खड़ा हुआ है। जेंटल बोल दूंगा तो जेंटल होता है इस तरीके से थोड़ा सा ये। ठीक है, अब इसका भी सेम ही है, जो रांची प्लेट्यू है उसका जेंटल स्लोप है महानदी बेसिन की साइड, महानदी की बेसिन की साइड। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो ये एक फ्रंट स्लोपिंग हो गया कि पीछे से थोड़ा सा हाइट पे है, ये यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये पार्ट CNP है, और आगे से थोड़ा सा जेंटल स्लोप है, तो एक फ्रंटल स्लोपिंग हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है। ठीक है, इसका जो एरिया है करीबन 87,000 है, 87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, 87,000 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, अभी हमने देखे थे, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, मीका हो गया, ये सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, ये जो है सेंट्रल पोर्शन में आता है, और इसको साथ के साथ बोलते हैं पैटलैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैटलैंड्स हम देखेंगे इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्सटेंडेड हाइट है वो करीबन 1,000 से 1,100 मीटर तक की है।
ठीक है, 1000 से 1100 मीटर तक की जो इसकी एक्सटेंडेड हाइट है। इसी वजह से इसको पैटलैंड्स का रीजन भी बोलते हैं, सेंट्रल पोर्शन में, जो बीच का जो पोर्शन है वहाँ। ठीक है, तो यही इसका खासियत। और इसी वजह से इसको फ्रंटल स्लोपिंग बोलते हैं, क्योंकि ये आगे की साइड थोड़ा जेंटल स्लोप है महानदी की साइड में, महानदी बेसिन की साइड में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, वो होती है 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल जो है यहाँ तक, ये टेरिटोरियल सी होती है, यही टेरिटोरियल एरिया होती है। यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल हो सकती है, कोई भी कंट्री लॉ बना सकती है, वो एप्लीकेबल होंगे, हमारे लॉ ही चलेंगे इस रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक, आगे देख सकते हैं, इस जगह पे हमारी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन चलेगी, लॉ नियम कानून चलेंगे उस स्टेट के, ठीक है, उस कंट्री के। आगे चलते हैं, आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो ये हमारा है गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है जो कि इंडिया के अंदर है, ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट है। और सबसे छोटे आपको दिख रही होगी गोवा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो गुजरात की जो है वो करीबन 1200 है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया रखना कि कोस्टल लाइंस का, क्योंकि हमेशा यूपीपीसीएस जो है ऑर्डर पूछ लेता है कि ऑर्डर बता दो। ठीक है, सबसे बड़ी से छोटी का 4 स्टेट दे दिए, वो बताना होगा। ठीक है, तो अब देखो लॉन्गेस्ट तो है गुजरात, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे आता है तमिलनाडु, और फोर्थ पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, इतना ऑर्डर याद रखना, फर्स्ट गुजरात, स्मॉलेस्ट में है गोवा, सेकंड में है आंध्र प्रदेश, थर्ड में है तमिलनाडु, फोर्थ में मुंबई। ठीक है, ये हमें ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, और ये जो टोटल कोस्टल लाइन है वो है करीबन 7516.6 किलोमीटर की, यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक 7516.6, 7516.6 याद रखना, करीबन 7516 पूरी कोस्टल लाइन जो है वो फैली हुई है कोस्ट के अराउंड। और ये किस किस से है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। फर्स्ट कौन सा है, गुजरात, सेकंड कौन सा है, आंध्र प्रदेश, थर्ड कौन सा है, तमिलनाडु, और फोर्थ कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, इसी के साथ हम अगला सवाल देखते हैं। अगली सवाल में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। सेम सवाल पूछा गया है, फिर से ये एमपी पीसीएस के अंदर भी पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस के भी अंदर पूछा गया, कई सालों में पूछा गया है, एक बार नहीं कई साल पूछा गया है। तो देखो ये हर एक पीसीएस में रिपीट होते हैं चीज़ें, कोई भी पीसीएस किसी भी पीसीएस में पूछा गया होगा, एमपी पीसीएस में वो रिपीट हो गया, यूपी में, यूपी का रिपीट हो गया एमपी में। आप ये हमेशा देखा होगा, तो जितने भी हैं घटना चक्र के अंदर, जितने भी पीसीएस के हैं, किसी को भी लाइटली मत लो, प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करो, सबकी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो सेम इसका भी देखो, इसका भी सेम आंसर होगा, गुजरात जो है, ये गुजरात जो है वो फर्स्ट है, सेकंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, थर्ड तमिलनाडु, और फोर्थ जो है वो महाराष्ट्र, गोवा सबसे छुटका हो गया, सबसे छुटका हो गया गोवा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर जो सिटी जो है वो लोकेटेड है, ये यूपी के लोअर एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो वो हमें डिटरमाइन करना है कि जो भी क्वेश्चन है वो जो भी सिटी है, जो सिटी है वो वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है। जंजीरा, उडुपी, औरविली, टुटिकोरिन, ये 4 सिटी दे रखे हैं, वो डिटरमाइन करना। तो ये जंजीरा जो है, ये हार्डली क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, बट एक बार याद रखो, क्या पता कभी रिपीट हो जाए, या फिर 2 ऑप्शन दे दे यहाँ के और 2 नई सिटीज़ दे दे। ऐसा होता है कि 2 पुराने क्वेश्चंस में से उठा लेते हैं और 2 अपने नए डाल के उसका नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो पीवाईक्यू इसी वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
तो ये जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महाराष्ट्र की साइड में आ रहा है, वेस्टर्न घाट्स की साइड में आ रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जंजीरा, ठीक। उडुपी जो है, उडुपी आता है कर्नाटका के अंदर, उडुपी आपने सुना भी होगा, उडुपी आता है कर्नाटका के स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों किस साइड में आ रहे हैं, वेस्टर्न घाट की साइड में, ठीक है। और ओवली जो है ये आता है तमिलनाडु के अंदर और पौंडीचेरी के अंदर, ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर। टूटीकोरिन जो है ये भी तमिलनाडु के अंदर ही आता है, यानी कि ईस्टर्न, ये दोनों के दोनों ईस्ट साइड में आ रहे हैं। पूछा गया था हमसे वेस्ट साइड का, तो सिंपल पहला और दूसरा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यही हमें देखना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कोस्ट दे रखी है वो देखनी है, ठीक है, कि किस कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन जो है वो आता है। कृष्णा डेल्टा से लेके केप कैमोरिन के अंदर इंडिया की कौन सी वाली जो कोस्ट है वो आती है, कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच में जो आती है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन दे रखे हैं, कोरोमंडल दे रखा है, नॉर्थ सर्कल दे रखा है, उत्तरी सरकार, मालाबार तट दे रखा है, कोंकण तट दे रखा है। कोंकण आपको पता होगा किधर आता है, कोंकण आता है इस जगह पे, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, नदर्न वेस्टर्न घाट जो होता है वो आता है कोंकण, ठीक है। साउथ में आता है मालाबार, इधर जो आता है वो आता है कोरोमंडल, ठीक है, आंध्र प्रदेश तक, और ऊपर आता है नदर्न सर्कस एनसी, ठीक है। तो कोरोमंडल देखो, पहला ये हो गया कोरोमंडल, नदर्न सर्कल हो गया दूसरा, मालाबार हो गया तीसरा, चौथा हो गया कोंकण। हमसे पूछा गया है कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच में जो है कौन सा जो है बीच आ रहा है या तट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो केप कैमोरिन आता है यहाँ, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, सबसे साउथ में चले जाओ, कन्याकुमारी का पुराना नाम है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो है ये ओल्डर नेम है ऑफ कन्याकुमारी, के, ठीक है। ये एकदम तमिलनाडु के एकदम साउथ सदर्न टिप है, 8 डिग्री 4 मिनट याद रखना, 8 4 आपको याद होगा, ठीक है। तो ये जो है के है, कन्याकुमारी केप कैमोरिन। तो यहाँ से और कृष्णा का डेल्टा जो है, ठीक है, वहाँ तक कृष्णा और महानदी का डेल्टा देखो, इस जगह तक ये पूछा गया है, कृष्णा यहाँ पर आता है, कृष्णा का डेल्टा, ठीक है, केडी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिंपल कोरोमंडल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल पहला, ठीक है। याद हो गए तट कौन कौन से हैं। तो वेस्टर्न घाट के अंदर नदर्न वेस्टर्न घाट जो आता है वो बोलता है कोंकण, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, ठीक है। कर्नाटका से नीचे जाएंगे मालाबार आ जाएगा, मालाबार का कोस्ट, ठीक है। अब इधर चलो तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश में कौन सा आ रहा है हमारा कोरोमंडल, और वहाँ से ऊपर जाएंगे तो नदर्न सरकार और नदर्न सर्कल्स, ठीक है। ये हमारे कोस्ट हो गए 4, याद हो गए। ये पूरा के पूरा जो है कोस्टल लाइन कितनी है हमारी, 7516.6, 7516.6 किलोमीटर की। सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात की है, सेकंड पे किसकी है, आंध्र प्रदेश की, थर्ड पे किसकी है, तमिलनाडु की, और फोर्थ पे किसकी है, महाराष्ट्र की। सबसे छोटी किसकी है, गोवा की, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे बेटर बात देखो, ये 2015 में पूछा गया था, लेटेस्ट में भी हमेशा आसान सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा आगे भी पूछे जाएंगे, हमें बस उनको गलत नहीं करना है, ठीक है। बाकी बच्चों से हमें क्या करना है कि जो आसान सवाल हैं वो गलत नहीं करने हैं, और जो कठिन हैं उनको सही करना है, जितनी भी हमारी स्टैटिक की जो नॉलेज गेन कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, उसके ज़रिए हमें जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको सही करके आना है, बस इतना पैटर्न फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आगे सवाल देखते हैं हम क्या क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। समुद्र के स्तर से बार बार गिरावट का सबसे ऊंचा और अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो समुद्र के तट से बार बार गिरावट का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कौन सा है। वर्तमान में व्यापक दलदली भूमि को जन्म देता है, ये जो है वो बार बार में ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, वो जो है उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है, ये पूछा गया है। प्लस जो प्रेजेंट में ये जो हिस्सा है एक दलदली हिस्सा है, दलदली भूमि है। तो इंडिया में
आप सोचोगे कि दलदली हिस्सा जो है वो कहाँ है, मार्शलैंड जो है वो कहाँ है, या तो वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, वेस्टर्न घाट में नहीं, या फिर एक है ईस्टर्न हिस्से में, जो कि इतनी मानी भी नहीं जाती। एक तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो सुंदरबन साइड में, यानी कि कोलकाता के साइड में, ठीक है। दूसरा सोच सकते हो आप गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है कच्छ, एक सेकेंड, कच्छ जो रीजन है वो, ठीक है। तो एक्चुअली में जो है यहीं पे सी लेवल जो है वो कई बार उठा है और कई बार गिरा है। इसकी वजह से ये जो रीजन जो है मार्शी हो गया है, इनफर्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे दलदल बना हुआ है इस पूरे की रीजन के अंदर, और इसी रीजन को बोलते हैं वाइट डेजर्ट। कच्छ का रण इसको बोलते हैं वाइट, सफ़ेद डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान, इसी रीजन को बोलते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुजरात के वेस्टर्न एज पे आता है। इंडिया का, देखो आईएएस ने 2023 में पूछा है, इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात के वेस्टर्न एज पे आता है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये है यूनिकनेस इसकी कि ये वाइट वाइट डेजर्ट है, सफ़ेद रेगिस्तान है ये जो है, और समुद्र का स्तर की बार बार यहाँ पे गिरावट हुई है, जिसकी वजह से इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जिस रीजन में इंडिया के अंदर बार बार में गिरावट हुई, फिर उठा है, फिर फिर गिरा है, फिर गिरा है, गिरता जा रहा है, वो रीजन है मार्ची एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, ठीक है। प्रेजेंट डे में बार बार में गिरा है ये, ठीक। आगे देखते हैं, पूछा क्या है, द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, जो भारत का जो पश्चिमी तटीय है मैदान है कि उत्तरी भाग को और भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो बताना है, ठीक है। तो हमने अभी देखा ही था, पीछे हम देख के आ रहे हैं, 4 हमने कोस्ट के नाम देखे हैं, उन्हीं में से एक नाम है। तो इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, इसने बोला क्या, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। हमने क्या देखा था, नदर्न पार्ट, ये रहा नदर्न पार्ट, ये क्या है, कोंकण, कोंकण है, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, कोंकण। मालाबार कहाँ पर आता है, कोंकण के नीचे चले जाओ, ये मालाबार कोस्ट दिख रहा है आपको, ये है मालाबार कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कहाँ आता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाएगा ये कोरोमंडल, ठीक है। उसके ऊपर कर्नाटका कोस्ट, तो ये हो गया, ये वाला कर्नाटका कोस्ट का रीजन है ही है। नदन सर्कस आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखो नदन सर्कस, ठीक है। इसको यहाँ पे जो इससे ऊपर का थोड़ा सा रीजन जो है उसको उत्कल कोस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, उत्कल कोस्ट, यहाँ चिल्का रीजन के पास में जो है उत्कल कोस्ट का रीजन आ जाता है, ठीक है। और ये देखो एक चीज, ये कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस और कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, ये क्या चीज़ है, ये जो पार्ट था वेस्टर्न पार्ट, यहाँ से जो धंसा था नीचे अरेबियन सी के अंदर, उसको वजह से कुछ पार्ट इसका जो दब गया था नीचे पानी के अंदर, उसको बोलते हैं सबमर्ज। इसी की वजह से यहाँ पे सबमर्ज की जो फीचर्स होती हैं हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पे इम्प्रिंट हो गई हैं वेस्टर्न, नदर्न वेस्टर्न घाट के अंदर, कोंकण के अंदर सबमर्जेंस की जो फीचर्स हैं वो इम्प्रिंट हो गई हैं, छप गई हैं वहाँ पे, कि कोई भी लैंड का हिस्सा अगर पानी में अंदर जाता है, जिस उस अंदर जाने की वजह से उस हिस्से पे जो भी चीज़ें उभर के आती हैं वो जो है वो हमें दिखती हैं महाराष्ट्र के अंदर, नदर्न कर्नाटका के अंदर, गोवा के अंदर, इस तरीके की फीचर्स हमें दिखती हैं, सिंपल इतना है सबमर्जेंस। मालाबार के अंदर जो है वो थोड़ा सा इमरजेंट फीचर ऊपर उभरने की दिखती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नदन हिस्सा था जो नीचे गया था हल्का सा, और ये जो है वो ऊपर उठा था थोड़ा सा, ठीक है, इतना डिफरेंस है बस। तो वेस्टर्न घाट के अंदर हमें ये यूपीएससी ने पूछा भी है, यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है कि किस कोस्ट पे जो है वो इमर्ज फीचर्स मिलती हैं या सबमर्ज फीचर्स मिलती हैं, ठीक है। तो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कौन सी है, कोंकण वाली जो मेजरली, और इमरजेंस वाली कौन सी होगी, मालाबार वाली, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैंने आपको नेशनल पार्क कराए हैं,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, ठीक है। जाके देखिएगा किस तरीके से मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी थी। एक बार आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने कराए थे ABCD के अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में कराए हैं सारे नेशनल पार्क, उससे आसानी हुई है उनको याद रखने में। तो A से नहीं है, B से नहीं है, C से है कैंपबेल, कैंपवेल, ठीक है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क। D से नहीं है, फिर है G से है गलाथिया, कैंपवेल गलाथिया CG, ठीक है। उसके बाद M से हैं 3, याद रखना M से हैं 3। एक तो मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, एक है फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, MGM नेशनल पार्क, ठीक है। फिर तीसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो पहला C से कैंपबेल, G से गलाथिया, M से 3M है, मिडिल महात्मा गांधी माउंट हैरियट, मिडिल महात्मा गांधी माउंट हैरियट। उससे आगे जाएंगे, नॉर्थ बटन करके है एक, N से नॉर्थ बटन, ठीक है। और एक साउथ बटन भी है, साउथ बटन। तो बटन के याद रखना, बटन इस तरीके से होती है। बटन के 3 नेशनल पार्क हैं, नॉर्थ साउथ मिडिल, किसके अंदर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। याद रखना, इससे आसान तरीका क्या ही होगा, बटन के 3 नेशनल पार्क हमें याद हो गए जो कि कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। 3M से हैं, एक मिडिल बटन महात्मा गांधी मरीन और माउंट हैरियट, G से गलाथिया, C से कैंपबेल, ठीक है। N से नॉर्थ बटन, S से साउथ बटन। एक है रानी झांसी का भी यहाँ पर है, रानी झांसी, R से रानी झांसी, और S से साउथ बटन भी है, और सैडल पीक भी है। सैडल पीक आपको इस वजह से बता रहा था, सैडल पीक सबसे नॉर्थ का है, और सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, और सबसे नॉर्थ में आता है सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार के। जो सैडल पीक नेशनल पार्क जो है, सैडल पीक नेशनल पार्क सबसे नॉर्थ में आता है, प्लस हाईएस्ट पीक भी है। सिंपल, यही आपको बताना था। मैंने आपको ऑर्डर भी याद कराया है, उसमें जाके आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको ऑर्डर याद कराया है, और वो आपको याद भी रह जाएगा। जिन जिन बच्चों ने देखा है जाके देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखिए, लाइक करिए आपको पसंद आए तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देख रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 10 डिग्री चैनल की जो लाइन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, अंडमान को नीचे निकोबार से अलग करती है। सिंपल इसका आंसर यही होगा। और सबसे पास देखो, सबसे पास में क्या है, लिटिल अंडमान, और ऊपर नीचे ये कार निकोबार है। ऊपर देखो सैडल पीक दिख रहा है, ये सैडल पीक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं 3M वाले और बटन वाले 3 जो नेशनल पार्क हैं वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे, जब आप एक बार जाके देखना उस नेशनल पार्क की वीडियो को, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। इसके हमें बताना क्या है, इसके अंदर हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। IAS के अंदर 2018 में ये पूछा गया था। तो ये बात एकदम सही है, जो बैरन आइलैंड है वो इकलौता एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। ये दिख रहा है आपको, ये है बैरन आइलैंड, जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। दूसरा, बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, नहीं बहुत बहुत ऊपर जाके है। सेकंड है, ये अंडमान सी के अंदर आता है। पहली बात तो बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है, ठीक है। अंडमान सी के अंदर आता है, बैरन आइलैंड अंडमान सी के अंदर आता है। और बैरन वोल्केनो जो है वो इसका अंदर आती है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। ओनली एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया का ओनली एक्टिव इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है, इंडिया की जो स्थल भूमि है उसके अंदर इकलौता है, ठीक है। और यूटी के पार्ट है, इंडियन यूटी अंडमान एंड निकोबार का।
ये 135 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर है उसके 135 किलोमीटर हो रहा है। और जो ग्रेट निकोबार है साउथ में, अंडमान और निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल है, साउथ में ग्रेट निकोबार है, वहाँ से करीबन 550 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट दे रखा है 140 किलोमीटर, इस वजह से ये गलत है। ये करीबन 540 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 550 किलोमीटर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम। और 135 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर पड़ता है कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है किसकी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। और ये आता है सदर्न आइलैंड, सदर्न अंडमान एंड निकोबार में। 3 हिस्से हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। और उसमें से साउथ पे आता है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है ये बैरन आइलैंड, यानी कि ठीक है, सिंपल। और 550 किलोमीटर दूर है किससे? ग्रेट निकोबार से। तीसरा पॉइंट देखा था, लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि ये लास्ट टाइम जो है 1991 में इरप्ट। इसके eruption होते रहते हैं, हालांकि माइनर eruption होते हैं। अभी की डेट के, जैसे आज दिसंबर है 2025 है, ठीक है, ठीक है, तो आज 25 दिसंबर है, तो आज की डेट के अकॉर्डिंग अभी जो है अभी सितंबर में हुआ था लास्ट eruption, रिसेंटली हुआ है। और ये होता रहता है, साल दर साल होता रहता है। 1991 2018 के टाइम पे ये पूछा गया था सवाल, उस टाइम पे भी 1-2 साल के अंदर हुआ भी था, तभी ये पूछा भी गया होगा बैरन आइलैंड का eruption होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रुप में, आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी करंट न्यूज़ आती हैं, जितनी भी करंट न्यूज़ आती हैं, आप उनको एक्टिवली देखा करिए। क्या होता है कि आयोग जो है उठा के सवाल वहीं से पूछ लेता है। तो मैंने एक आपको कोरल रीफ का जो है 2 पेज भेजे थे हैं, जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है। ज्योग्राफी के जो ऑप्शनल के बच्चे होते हैं यूपीएससी के लिए, और इन जनरल भी जो डाउन टू अर्थ से सवाल उठा के यूपीपीसीएस या यूपीएससी कोई भी पूछ सकता है सवाल। तो कोरल रीफ एक जनरल टॉपिक है जहाँ से कोई भी आयोग, किसी भी पीसीएस का आयोग उठा के सवाल पूछ सकता है। जो नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं 2026 के, अब देखिएगा कोरल रीफ का कहीं ना कहीं जिक्र होगा। ठीक है, 2 बार लगातार 2 बार डाउन टू अर्थ ने टॉपिक दिया है, अपनी मैगजीन का नाम कोरल रीफ के ऊपर दिया है, क्योंकि उसका जो है वो उसको क्षति पहुंच रही है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं हम। आगे दे रखा है श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हमें ये देखना। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है ये आता है आपका बे ऑफ बंगाल की साइड में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, वहाँ आता है। ये आपको दिख रहा होगा श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, ये जो आइलैंड है श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये आता है पुलिकट लेक के पास, ये पुलिकट लेक है। ठीक है, यहाँ आता है, यहाँ तिरुपति आता है, और इसके साउथ में जाके तमिलनाडु का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ऊपर जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ही चेन्नई आता है। ठीक, तो ये पुलिकट लेक है, यहाँ तिरुपति है, टीटीएन तिरुपति, और यहाँ श्रीहरिकोटा आइलैंड है। तो ये श्रीहरिकोटा आइलैंड पुलिकट लेक के पास आता है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर आती है, और ये सेपरेट करता है पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, सेपरेट करता है पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से, ये सेपरेट करता है क्या? श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है इसका। और इसी जगह पे हमारा बना हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, इसी जगह पे हमारा बना हुआ है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आइलैंड पे। ठीक है, ये इतना सिंपल सवाल था जो श्रीहरिकोटा के ऊपर पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? ग्रेट निकोबार के जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट हमें बताना है। ग्रेट निकोबार किस में आता है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ठीक है, अभी हमने बताया था कि करीबन 550 किलोमीटर दूर है ग्रेट निकोबार से क्या? बैरन आइलैंड और बैरन वोल्केनो, बैरन आइलैंड। ठीक है, और 135 किलोमीटर दूर है किससे? पोर्ट ब्लेयर से, पीबी से, जो कि कैपिटल है किसकी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। और ये कैपिटल कहाँ पे आती है अंडमान एंड निकोबार के? सदर्न पार्ट में, सदर्न अंडमान में। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लिंक किया करिए चीज़ों को, जब भी कोई टॉपिक मिले आप उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें रिवाइज कर लिया करिए। तो हमें बताना है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका, इनमें से सबसे पास में ज्योग्राफिकली क्लोज कौन सा है ग्रेट निकोबार के। तो सुमात्रा जो है वो सबसे पास में है। सुमात्रा जो है, सुमात्रा आइलैंड जो है वो सबसे पास में है किसके, ग्रेट निकोबार के। तो वो करीबन 450 और 480 किलोमीटर दूर है इससे। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस डिस्टेंस को, बस इतना याद रखो कि सुमात्रा जो आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड के सबसे करीबी है। ठीक है। जो दूसरा जो दे रखा है बोर्नियो, बोर्नियो इसके साउथ में आता है, इंडोनेशिया का आइलैंड है, इंडोनेशिया का आइलैंड है, इंडोनेशिया, ठीक है, उसका आइलैंड है ये सारे के सारे। ठीक है। तो ये सुमात्रा है, सुमात्रा, उसके साउथ में आ जाता है जावा। ठीक है। और इधर आता है ईस्ट में बोर्नियो। तो सबसे पास में आता है ग्रेट निकोबार ये। तो सबसे पास में क्या हो गया, ग्रेट निकोबार के सुमात्रा। ठीक है, यही है। श्रीलंका और भी दूर है, ये श्रीलंका है। ये हम्बनटोटा है जो कि चाइना ने एक्वायर कर लिया है 99 साल के लिए। ठीक है, चाइना पूरा ही एक्वायर करता जा रहा है श्रीलंका के सदर्न पार्ट को, साउथ ईस्ट पार्ट को। ठीक है, ये पोर्ट प्लेयर है। ठीक है, इसके यहाँ पास में बैरन आइलैंड है। ठीक, ये देखो ये ग्रेट निकोबार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे ये, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में हमें जो है वो स्टेटमेंट चेक करना है। एक सेकंड। ओके, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दे रखा है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। जो छोटे छोटे कोरल आइलैंड होते हैं उसको हिंदी में मूंगा बोलते हैं, जिसको आप कोरल याद रखो, सिंपल। तो ये ट्रू है, जो लक्षद्वीप है वो पूरा के पूरा छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है, छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है पूरा के पूरा जो लक्षद्वीप है हमारा। ठीक है, ये 36, इसके अंदर 36 आइलैंड आते हैं पूरे लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर 36 आते हैं आइलैंड्स। ठीक है, इसको पहले लेकेडाइव्स भी बोलते थे। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन दे रखा है, देखो कि अर्ली, तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया, ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं। दूसरा दे रखा है, अर्लियर दे वर नोन एज लेकेटाइव। ये ट्रू है, लेकेटाइव बोलते थे। मेनिकॉय, मेनिकॉय अभी भी है, ये सबसे साउथ में है। सबसे साउथ का जो आइलैंड है लक्षद्वीप का वो है मेनिकॉय आइलैंड। ठीक है, सबसे साउथ का आइलैंड जो है, और ये आता है अरेबियन सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर आता है। ठीक है, उधर की साइड में आता है बे ऑफ बंगाल। और ये कौन सा कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट केरला का। ठीक है, नेक्स्ट है आइलैंड, तो ये जो ऑप्शन है बी कि ये लेकेटाइव, इसको पहले बोलते थे लेकेटाइव, मिनिकॉय और एमएनडीवी आइलैंड्स, ये एकदम सही है। तीसरा जो है, आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट। अभी हमने देखा था कोरोमंडल आता है किस किस में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, जो कि बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं, जो कि ईस्टर्न घाट्स के अलोंग आता है, जो कि ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। और ये हम कहाँ देख रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट, अरेबियन सी। तो ये टोटली गलत हो गया, तो 3 जहाँ जहाँ आ रहा है उसको हटा दो। ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 और 2 जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, कुछ और चीज़ें देखते हैं, फैक्ट देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। देखो, तो लक्षद्वीप के अंदर कवरत्ती आता है, कवरत्ती, ये रहा कवरत्ती, आप देख रहे होगे, ये कवरत्ती जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, सिर्फ 36 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है पूरे लक्षद्वीप की। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये करीबन 64,000, 64,000, करीबन 64,000 थी, अभी बढ़ के ज़्यादा से 70 हो गई होगी। ठीक है, जो भी नेक्स्ट सेंसस आएगा अपना उसमें मैं देखने को मिलेगी। तो करीबन करीबन 64,500 और 64,000 इसकी पॉपुलेशन थी, सिर्फ पूरे लक्षद्वीप की। पूरी लक्ष्य जितने भी ये आइलैंड आप देख रहे हो, ये अगाटी है, कवरत्ती हो गया, नीचे मिनिकॉय हो गया, कल्पेनी हो गया, ये जितने भी आइलैंड्स हैं
सारों को मिला के 36 आइलैंड पे टोटल पॉपुलेशन इसकी 64-65 हज़ार जो है वो इसकी है, लक्षद्वीप की जो है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे का सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। आगे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा भारतीय द्वीप द्वीप जो है वो आता है। तो ये देखो इंडिया है मैप से देखो, और ये है श्रीलंका। ठीक है, ये जो है रामेश्वरम आता है। रामेश्वरम, रामेश्वरम एक आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है, रामेश्वरम। ठीक है, अब आप देखो ये पंबन आइलैंड जो है वहीं पर आ रहा है ये रामेश्वरम। ये रामेश्वरम की जो लोकेशन है वो पंबन आइलैंड, ये बीच में देखो ये आ रही है एडम्स ब्रिज। ठीक है, राम सेतु जो है वो यहीं ये पूरा ही है राम सेतु। ठीक है, जहाँ भगवान श्री राम ने के वानर सेना ने पूरा जो है पत्थर डाल के पूरा जो है ब्रिज बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, वही है राम सेतु। ठीक है, ये धनुषकोडी जो है वो रामेश्वरम से आगे पड़ता है, धनुषकोडी। जब भी जाओगे आप, ये बहुत ही सुंदर जगह है रामेश्वरम, धनुषकोडी, पंबन आइलैंड जो है। ठीक है, ज़रूर जाना यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट इसका आंसर हो गया हमारा रामेश्वरम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों हैं एलिफेंटा और ये निकोबार, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। सेल्सर आइलैंड जो है वो मुंबई के अंदर आता है, मुंबई के पास है। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा आइलैंड जो है ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल कोरल आइलैंड। मुंगा मुंगा द्वीप कौन सा है। अभी हम देख के आ रहे हैं कि जो लक्षद्वीप जो है वो हमारा मुंगा द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो मुंगा द्वीप है। सिंपल सा आंसर रहेगा ये याद भी रखना है, और अभी भी पूछा जाएगा तो आप ये याद रखना कि मुंगा द्वीप क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो द्वीप, वो है हमारा सेल्सर आइलैंड। मुंबई में, अभी बताया था आपको, मुंबई के पास में है। ठीक है, इसकी करीबन 24 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी, इस रीजन की पॉपुलेशन जो है। और ये वन ऑफ द, मतलब पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड्स में से एक है। ठीक है, सेल्सट आइलैंड मुंबई के अंदर। ठीक है, मजुली आइलैंड नहीं है, मजुली आइलैंड आता है, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। रिवर आइलैंड, रिवर जैसे मान लो ये रिवर है, ये चल रही है, इसके बीच में एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया, वो उसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड और रिवर आइलैंड। रिवराइन आइलैंड और रिवर आइलैंड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर मजुली आइलैंड जो है वो असम के अंदर है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा क्रीक के बारे में। कोरी क्रीक, क्रीक क्या होती है। जब एक पानी का हिस्सा, मान लो ये लैंड है, ठीक है, किसी लैंड के अंदर चला जाता है, छोटे से पार्ट के अंदर चला गया लैंड के अंदर। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं क्रीक। ठीक है, याद रखना, एक पानी का हिस्सा लैंड के अंदर जा रहा है, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रीक। तो ऐसे ही है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक आता है वेस्टर्न इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर आता है, रन ऑफ कच्छ के अंदर कोरी क्रीक। ठीक है, ये जो एरिया है रन ऑफ कच्छ का, यहाँ पे आता है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहीं आता है ये कोरी क्रीक जो है, ये पानी जो है एक्सटेंडेड है इसके अंदर, ये है क्रीक, ये पार्ट जो है। और जो कि ये भी पार्ट जो है, ये बॉर्डर बना रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक्चुअली में पार्ट है कोरी क्रीक का। ये भी एक क्रीक ही है। अगर क्रीक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वो गल्फ का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये जो है नीचे वाला गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये जो है क्रीक है, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के, एक मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, पानी से बना हुआ सीमा।
मैरीटाइम होती है जो पानी से बनी हुई सीमा होती है, मैरीटाइम। मरीन यानी कि पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं मरीन। मरीन लाइफ फॉर्म, समुद्री जो जिंदगी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सर क्रीक। सर क्रीक इज डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। तो सर क्रीक जो है, ये दिख रहा है आपको रेड लाइन, ये नेचुरल बॉर्डर मानते हैं हम, करीबन 100 किलोमीटर का, 96 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, पाकिस्तान आगे आने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, बट एक्चुअली में ये है सर क्रीक जो है। ये जो है ये है अभी ये कोरी क्रीक देखा था, कोरी क्रीक। ठीक है, उधर फिर गल्फ ऑफ कच्छ आ जाता है, फिर नीचे उसके गल्फ ऑफ खंबात आ जाता है। तो ये जो है ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान कभी भी इस पे एग्रीमेंट नहीं लेके आता कि ये जो हमारा एक्चुअली में बॉर्डर है भी कि नहीं है। इसी वजह से आप इन्फिल्ट्रेशन भी देखोगे, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पाकिस्तान इस रीजन से करता भी रहता है। ठीक है, और ये काफ़ी वल्नरेबल रीजन है, काफ़ी वल्नरेबल, क्योंकि जब 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 कभी भी आपकी बाउंड्री वाटर में होगी, ठीक है, तो उस वो एरिया हमेशा वल्नरेबल रहता है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव एरियाज रहते हैं, जितने भी सारे रीजन्स होते हैं जिनकी बाउंड्रीज वाटर से डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो अब इसका जो पूछा गया है क्या है, सरक्रीक विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, एमपीपीसीएस के अंदर ये पूछा गया था। तो इसी के साथ आज के हम सवाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। आप इतने भी सारे लेक्चर्स हैं, अगेन मैं आपसे फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूँ, सिनॉप्सिस तैयार करो, सिनॉप्सिस तैयार करते रहो। सिनॉप्सिस से क्या होगा, छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, नोट्स बनाओ उसके। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम के टाइम के आपका रिवीजन अच्छे से हो। ठीक है, और उसी को रिवाइज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और आपको मैंने आज बताया था कि नेशनल पार्क को जाके देखना, अंडमान एंड निकोबार के मैंने 9 नेशनल पार्क बताए थे, वीडियो को जाके देखना, सारे नेशनल पार्क को कवर कर लो। ठीक है, जिससे एग्ज़ाम का टाइम आए तो आपको आसानी हो कवर करने में उनको। ठीक, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो उसके, जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं। और वीडियोस पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।